तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने SIR इफ़ेक्ट को पढ़ा था, तो आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एरोमेटिसिटी। तो तुम लोगों ने अभी तक जितना भी IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा उसमें एक सेक्शन आया था जहाँ पे तुम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते थे। जैसे कि हमारे सिलेबस में जो बहुत ही फेमस एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो कौन होते हैं? आपके बेंजीन रिंग होता है। तो हम लोगों ने बेंजीन रिंग्स से रिलेटेड जो कुछ कंपाउंड से उनका नॉमेनक्लेचर किया था, जैसे टॉलिन हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, है ना, नाइट्रोफेनॉल हो गए। बेसिकली बेंजीन रिंग से जुड़े कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स और फिर जब उनका नाम लिखा जाता है सो दैट आर टर्म्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। बट क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग ही इकलौता है क्या जो एरोमेटिक है, कि और भी लोग एरोमेटिक हो सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास सिस्टम्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे हम लोगों के पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट तुम्हें याद होना चाहिए या पता होना चाहिए वो ये कि आप किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड भी कह सकते हो या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, अरीन्स भी कह सकते हो। जिसका हम लोगों के सिलेबस में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं दैट इज़ बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग हम लोगों की लाइफ में बहुत ही चलता फिरता सा एग्जाम्पल है, डे टू डे लाइफ में तुम्हें घूमता हुआ मिल जाता है, बस उसी को तुम कहते हो एरोमेटिक कंपाउंड। अभी कैसा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे लिए बहुत ही आसान होता है किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, कि वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, कि वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। हमारे पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपाउंड डिस्कवर किया, मुझे उस डिस्कवर कंपाउंड की पूरी जानकारी पता करनी है, जैसे कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, बराबर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इवन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इस बारे में भी यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन कंपाउंड है जो आपने लेट्स से नया नया सिंथेसाइज किया है या फिर आपने जो डिस्कवर किया है, ये नया नया कंपाउंड आप लोगों का एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर ये नॉन एरोमेटिक है। बट अभी तुम लोगों के पास तो ऑब्वियस है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा अरेंजमेंट तो होगा नहीं। तो इन दैट केस अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो या तुम्हें डिसाइड करना हो कि ये कंपाउंड जो मेरी आंखों के सामने रखा है ये एरोमेटिक है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड हम लोगों का एंटी एरोमेटिक है, तो तुम किस आधार पे डिसाइड करोगे कि वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल से हम लोग कुछ बेसिक नियम बनाते हैं हम लोगों की लाइफ में। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद बेसिक नियम बनाने के बाद हम लोग उसको फॉलो करते हैं, और जैसे ही आप उन बेसिक नियम को फॉलो करते हो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। वो क्या, कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, कि आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कि आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं एक बेसिक जानकारी कि आप किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कब कहोगे। ठीक है, आप किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कब कहोगे? तो देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी एंट्री नहीं ले रही हूँ क्योंकि एरोमेटिसिटी तो एक अच्छा खासा हम लोगों का सेमेस्टर में एक यूनिट हुआ करती थी, बट आपको ऑब्वियस है कि उतने डिटेल में एरोमेटिसिटी को पढ़ना नहीं है। तो शॉर्ट में अगर मैं फिर भी एरोमेटिक कंपाउंड्स को समझाने की कोशिश करूँ तो इमेजिन करो आपके पास एक प्लेनर, मैं प्लेनर नहीं बोलना चाहिए, आपके पास एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब जो रिंग फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, ओपन चेन सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ओपन चेन सिस्टम हो गया, CH2 डबल बॉन्ड में CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, अब अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है क्या, तो तुम बिल्कुल बोलोगे कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है, राइट, तुम बिल्कुल कहोगे यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर इसी पर्टिकुलर कंपाउंड का रिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ, बराबर। इसी पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर मैं रिंग स्ट्रक्चर बना देती हूँ तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपका लगभग ऐसा दिखेगा, ये चीज़ ऐसी दिखेगी, बराबर, ये चीज़ ऐसी दिखेगी, ओके। और ये जब चीज़ ऐसी दिखेगी तो क्या मैं ये नहीं कह सकती
कि आप लोगों के पास ये जो बाजू में कंपाउंड बनाया गया है इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट की गई। इसकी क्या की गई? स्टेबिलिटी कैलकुलेट की गई। और जब इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट की गई तो हमने ये पाया कि ये जो बाजू वाला कंपाउंड हम लोगों के पास में है, अच्छा 2 मिनट, इसको ना ऐसे कर देते हैं, 2 मिनट, ठीक है, इसको ऐसा कर दो। अब ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने जब इस कंपाउंड की, बाजू वाले कंपाउंड की कंपैरेटिव टू लेफ्ट वाला कंपाउंड, उसकी स्टेबिलिटी चेक की तो हमने ये देखा कि इसके पास भी देखो 3 कार्बन है, लेफ्ट वाले के पास, राइट वाले के पास भी 3 कार्बन है, लेफ्ट वाले के पास 5 हाइड्रोजन है। अच्छा, और जो आपका राइट हैंड साइड में मैंने कंपाउंड बना के रखा है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास कितने हैं? इसके पास हाइड्रोजन की संख्या हो सकता है कम हो, बट जो भी है कार्बन तो दोनों तरफ 3 है। तो एक्चुअली में ये क्या था? 3 कार्बन का ओपन सिस्टम था। ठीक है, और राइट हैंड साइड वाले में ये 3 कार्बन का रिंग सिस्टम था। तो हम जब ये देखते हैं कि एक ही चीज़, ठीक है, एक ही चीज़ मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बन का ओपन सिस्टम अगर कम स्टेबल है एज कंपेयर टू आपके रिंग, ठीक है, अगर रिंग मान लेते हैं ज़्यादा स्टेबल है किसके? उसी पर्टिकुलर का नंबर ऑफ कार्बन्स के ओपन सिस्टम के कंपेयर में, तो बस उसी स्टेबल रिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहने लगते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ओपन के कंपेयर में आपका जो रिंग सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल रहे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आई डोंट नो कितने हैं, बट जितने भी हैं उस कार्बन एटम के लिए उसका ओपन सिस्टम की स्टेबिलिटी अगर उसके रिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी से ज़्यादा हो जाती है, तब ऐसे केस में वही मतलब वो कंपाउंड जो होता है, वो कंपाउंड आप लोगों का क्या कहलाता है? वो कंपाउंड आप लोगों का क्या कहलाता है? वो कहलाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, वो क्या कहलाता है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो अगर तुम्हें ऊपरी तौर पर इस बेसिस पे क्लासिफाई करना रहे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो तुम कैसे क्लासिफाई करोगे? तुम ऐसे क्लासिफाई करोगे कि एरोमेटिक कंपाउंड हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें आपका, अगर आपने उस सिस्टम को उसी के इक्विवेलेंट कार्बन एटम्स के ओपन सिस्टम के साथ कंपेयर किया होता तो उससे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आ रही है, वो मतलब रिंग बनाने के बाद ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी अचीव कर पा रहा है, तो ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम को आप क्या कहोगे? ओपन सिस्टम कहोगे, सॉरी एरोमेटिक सिस्टम कहोगे। और अगर मान लेते हैं रिंग फॉर्मेशन के बाद वो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाया, बल्कि तुम ये कहो कि वो अनस्टेबल हो गया, तो उसी प्रकार के सिस्टम को आप लोग क्या कहते हो? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हो। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बता सकती है, इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हो, बट होती हैं ट्रिक्स। ठीक है, इन ट्रिक्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि आप लोगों का एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन है। ये सारी जानकारी हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोगों की ट्रिक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको ध्यान से देखो। कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा अपना सर खपाने की तुम लोगों को आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा ये रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, कभी भी अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो रूल नंबर 1 आपको ये देखना है कि आपके कंपाउंड में कंप्लीट, मतलब ऑब्वियसली एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी रिंग वालों के लिए देखी जाती है, ओपन वालों के लिए नहीं देखी जाती। हाँ, तो वहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कॉन्जुगेशन थ्रू आउट होनी चाहिए रिंग में। ठीक है, रिंग का एक भी ऐसा कार्बन नहीं बचना चाहिए जिसमें कॉन्जुगेशन का असर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, समझ रहे हो? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। अब कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट डबल सिंगल नहीं होता है। जो तुम्हें रूल सिखाए गए ना कॉन्जुगेशन के, बस वो कॉन्जुगेशन के कोई भी रूल्स वहाँ पे वैलिड चल जाएंगे, बट कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए रिंग में। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, आपको दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपकी उस रिंग के अंदर, ठीक है, ईच एटम ऑफ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
ठीक है, ईच एटम ऑफ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है तो आप एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी वहाँ पर क्या नहीं हो सकती, आप लोगों की मतलब एरोमेटिसिटी अराइज नहीं हो पाएगी। पॉइंट नंबर 3, अच्छा कई बार कैसा होता है कि ये जो वर्ड होता है ना कि ईच कार्बन एटम ऑफ द रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, इसी सेम चीज को बुक्स में आपको इस लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है कि कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद से तो कंपाउंड कभी भी आप लोगों का प्लेनर रह ही नहीं पाता, क्योंकि sp3 का मतलब होता है 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड्स तो प्लेन में होते हैं, एक प्लेन के परपेंडिकुलरली आपकी तरफ बाहर आ रहा होता है और एक प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो अगर कोई चीज प्लेनर होती है तो या तो वह sp हाइब्रिडाइज स्पीशीज होती है या फिर वो चीजें sp2 हाइब्रिडाइज स्पीशीज प्लेनर होती है। sp और sp2 यही दो चीजें प्लेनर हो सकती हैं। sp3 या sp3 से बाद में आने वाली हाइब्रिडाइजेशंस कभी भी प्लेनर नहीं होती है। फिर मैडम आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि ईच कार्बन एटम ऑफ द रिंग शुड बी sp हाइब्रिडाइज, क्योंकि sp का मतलब भी तो प्लेनर होना चाहिए। तो देखो अगर sp हाइब्रिडाइज मैं कह दूंगी तो sp हाइब्रिडाइज का मतलब होता है 180 डिग्री, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक वर्ड और लिया गया है रिंग। अब 180 डिग्री भी मेंटेन करना है और रिंग भी बनानी है, क्या ये दोनों चीजें तुम्हें नहीं लगता एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं? ठीक है, इसीलिए हमको स्पेसिफिकली क्या चाहिए होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स चाहिए होते हैं। sp भी नहीं चलेगा। sp क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि sp हाइब्रिडाइज में मैं मानती हूँ मॉलिक्यूल प्लेनर तो रहेगा, बट उसी सेम मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे भी आपको रखना है और उसका रिंग भी बनाना है। क्या ये पॉसिबल है? क्या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप sp हाइब्रिडाइज जैसा कोई वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, क्या का वर्ड कहा कि सबसे पहला रूल आप क्या देखोगे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए रिंग में। दूसरा ये देखोगे कि हर एक एटम आप लोगों का क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, बस खत्म। ये 2 नियम आपको सबसे पहले चेक करने हैं। और तीसरा नियम आपको जो ये चेक करना है उसको मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बता देती हूँ। तीसरा नियम देखो क्या है। कई बार क्या होगा, तीसरे नियम में आपको काउंट करने हैं। क्या काउंट करने हैं? टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशंस लेंगे तुम ये सीख जाओगे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड्स नहीं होता है। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोगों की मेंटालिटी कैसी बनी हुई है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तो यही होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पाई बॉन्ड जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर, ठीक है, दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर टेकिंग पार्ट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो कॉन्जुगेशन में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तुम्हें ये टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। अब काउंटिंग के दौरान, ठीक है, काउंटिंग के दौरान मान लो आपने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, काउंटिंग के दौरान मान लेते हैं आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, मल्टीपल ऑफ 4 हो रही है। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है बताओ? मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4n को फॉलो कर रहा है। 4n का मतलब n की वैल्यू आप वहां पे क्या रख सकते हो, 1 2 3, समझ रहे हो? मतलब यानी कि आपके पास कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 8 12 16। अगर आपको ऐसे में मिल रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आ रहे हैं काउंटिंग करने के बाद, तो वो जो पर्टिकुलर कंपाउंड कहलाता है, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज आप लोगों का एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड आप लोगों का क्या कहलाता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कंपाउंड आप लोगों का क्या कहलाने लगता है, एंटी एरोमेटिक। अगर आपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया और पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के बाद यदि वो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या कहने लगते हो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते तुमने काउंटिंग की
और तुमने ये देखा कि काउंटिंग के वाया आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 4 नहीं आ रहे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ वो 4 वाली चीज को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि वो फॉलो कर रहे हैं इसको 4n+2 को। ठीक है, 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू वहां पे 1 पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 6। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो आंसर कितना आएगा 2। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, देखो 10। अगर वो इस वाले नियम को फॉलो कर रहे हैं देन दोज कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज एरोमेटिक। ठीक है, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। और एक्चुअली में ये जो 4n+2 वाला जो नियम है ना कि वो उसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसको केमिस्ट्री की भाषा में हकल्स रूल कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा वाला रूल कहते हैं, हकल्स रूल कहते हैं। तो हकल्स रूल एक्चुअली ये कहता है कि अगर कोई भी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर मॉलिक्यूल क्या करता है 4n+2 वाले रूल को सेटिस्फाई करता है, तो आप क्या कहोगे कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है, एरोमेटिक। बट अगर वो 4n पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि 4 के मल्टीपल्स वहां पे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो वाली चीज कहलाती है आपकी एंटी एरोमेटिक। बट द डाउट, अब हमने एंटी एरोमेटिक के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली एरोमेटिक के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हम किसे कहेंगे, देखो अभी कैसा है, ऐसे कंपाउंड्स जो ना तो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं और ना ही 4n रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगी, नाइदर फॉलो, दे नाइदर फॉलो 4n+2 रूल। ठीक है, नर दे फॉलो क्या कहते हैं आपका 4n रूल। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, नॉन एरोमेटिक। या फिर सीधी सरल भाषा में कहूं कि हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 एंड हमारे पास जो स्टेप नंबर 2, इन दोनों की जो कंडीशंस है, अगर इसमें से एक भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है, एक भी कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं होती है, एक भी कंडीशन, ठीक है, कंडीशंस में से इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा, आप लोगों का वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या कहलाने लगेगा, नॉन एरोमेटिक कहलाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना तुम्हें कि एक रिंग होनी चाहिए, तो अगर रिंग है मान लेते हैं तो वो एरोमेटिक होगा, या तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, या फिर नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। बट मान लो कोई रिंग ही नहीं है, तो वहां पे तो एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक जैसे शब्द का प्रयोग करना ही पाप है। आप सीधा वहां पे बोलो कि भैया तो कोई नहीं है, तो सीधा सीधा कौन है, नॉन एरोमेटिक है। मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिंग वाला तो है बट प्लेनर नहीं है, तो प्लेनर अगर होता तो आप एरोमेटिक के बारे में सोचते या तो आप एंटी एरोमेटिक के बारे में सोचते। बट अगर कोई चीज प्लेनर ही नहीं है, इसका मतलब वो स्टार्टिंग की ये जो 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, इसी को अगर कोई कंपाउंड फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड आप लोगों का क्या कहलाने लगता है, वो कहलाने लगता है आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, वो क्या कहलाने लगता है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता देती हूँ। यहाँ पे एरोमेटिसिटी हम लोग जब कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चंस आता है कि आप एरोमेटिसिटी बताइए किसकी क्या है, मतलब कोई एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो आप उसको रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड को आप किसके जैसे काउंट करोगे, आप उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स के जैसे काउंट करोगे। पहली बात, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है। अगर आपके सिस्टम के पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको 0 इलेक्ट्रॉन लोगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर आपके पास एक निगेटिव चार्ज है तो आप निगेटिव चार्ज को किसके जैसे ट्रीट करोगे, वहां पे आप ट्रीट करोगे उसको अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स के जैसे। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, इमेजिन करते हैं अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बताओ, ट्रिपल बॉन्ड में नीचे का ऐसी टोटल 3 डंडियां होती हैं, तो नीचे की जो एक डंडी है इसको आप इग्नोर करो, ऊपर कितनी डंडियां बच गई, 2, तो 2 डंडियों के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिपल बॉन्ड को किसके
अंतर्गत डालोगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स के अंतर्गत आप इस सिस्टम को डालोगे। ठीक है, आगे मैं और भी रूल्स इसमें ऐड करवा दूंगी, बट फिलहाल अभी इतने रूल्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। बस खत्म। इन रूल्स के तहत तुम आइडेंटिफाई करने पहुंचो कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपके सामने दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं तुम्हें इजी इजी इलस्ट्रेशंस लेके सिखा देती हूँ चीजें। ये आपके सामने जो कंपाउंड दिया गया, दिस इज योर बेंजीन। उसके बाद इसी के बाजू में आपको एक और कंपाउंड दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे 2 रिंग्स ऐसी इस तरीके से फ्यूज्ड है, 6 किया ये है। अब मुझे बताओ कि ये एरोमेटिक है कि ये आप लोगों का नॉन एरोमेटिक है, आपको ये पता करना है, या एंटी एरोमेटिक है। तो देखो, प्लेनैरिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल कहा था कि आप बल्कि ग्रुप के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस ऐड होता जाएगा, आप अपने दिमाग में स्टोर करते जाओगे, आपको आइडिया होता जाएगा कि किन ग्रुप को आपको बल्कि लेना है और किन ग्रुप्स को आपको बल्कि नहीं लेना है। बट प्लेनैरिटी ऑलमोस्ट आप मान के चलो 1 या 2 कंपाउंड्स जो आप किसी बुक में पढ़ो या आपको कोई पढ़ाए कि अरे देख देख ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है, तो यूजुअली बाकी उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे कंपाउंड आपको कैसे मिलेंगे, प्लेनर ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके पास रिंग है कि नहीं, क्योंकि एरोमेटिक और आप लोगों का जो ये वर्ड होता है कौन सा, एंटी एरोमेटिक, ये तभी डिफाइंड होता है जब आपका स्ट्रक्चर मतलब रिंग वाला होना चाहिए। अगर रिंग नहीं है यार, तो फिर तो प्लेन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के बारे में बात ही क्यों कर रहे हो। तो दोनों ही रिंग है। ओके, अच्छा, क्या ये रिंग प्लेनर है? तो ऑब्वियसली आपको ये सब टिक करते जाना है कि ये भी रिंग है, ये भी रिंग है। अच्छा, प्लेनरिटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, हाँ, बट अगर मैं हर कार्बन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करूँ तो मुझे हर कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज मिलता है। तो मैं ऐसा दोनों ही कंपाउंड्स में अज्यूम करके चल सकती हूँ कि दोनों के दोनों ही मेरे क्या है, प्लेनर हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि कंपाउंड के अंदर में कॉन्जुगेशन थ्रू आउट ना होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। जैसे कि ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, और जहां से शुरू किया था वापस से वहीं पे आ गए। मतलब बेसिकली साइक्लिक होनी चाहिए कॉन्जुगेशन। ठीक है, कंटिन्यूअस घूमती हुई, ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट पे आके 2-2 सिंगल सिंगल आपको आजू बाजू दिख रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ऐसा कोई भी नहीं है जो छूट रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर कई लोगों को डाउट आता है कि ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, फिर मैडम बाजू वाले में तो देखिए ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, इसको मैं क्या लूँ? तो देखो यहाँ पे ना ये वाला जो बॉन्ड है वो दोनों रिंग्स का है। लेफ्ट में बनाया है, इट डजंट मीन्स कि वो सिर्फ लेफ्ट का होगा, वो दोनों रिंग का है। तो यहाँ पे भी आप लोगों की जो कॉन्जुगेशन है वो थ्रू आउट है। अब यहाँ पे जस्ट तुम्हें क्या काउंट करना है कि आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? पहली रिंग में 3 डबल बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब वो किसको फॉलो कर रहा है? वो 4n+2 को फॉलो कर रहा है। और अगर वो कंपाउंड 4n+2 वाले रूल को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वी विल नेम इट एज व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसको हम लोग कैसे नामांकन कर देंगे? उसका एरोमेटिक कंपाउंड्स के तहत। सिमिलरली बाजू वाले में आ जाऊं, कितने डबल बॉन्ड है? तो वहां पे 6 डबल बॉन्ड है। 6 डबल बॉन्ड का मतलब आपके पास वैल्यू कितनी आई? 12 इलेक्ट्रॉन्स आए। क्या ये 12 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के मतलब हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या? इसको चेक करो, क्या ये 12 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं क्या? तो तुम अगर n की वैल्यू को, ठीक है, आप पुट करके देखते हो, किस चीज में पुट करके देखते हो? आप अगर पुट करके देखते हो किस में? आपके हकल्स रूल में, 4n+2 में, तो n की वैल्यू जब 1 रखी जाएगी तब वैल्यू कितनी आएगी? 6। जब n की वैल्यू 2 रखी जाएगी बराबर ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 10। जब n की वैल्यू 3 रखी जाएगी, ठीक है, 3 रखी जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 14। तो तुम में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं मैडम ये तो 12 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो आप इसको कह दो कि ये आप लोगों का ना तो 8 का मतलब ये यूजुअली किसका है? 4 का मल्टीपल है, तो आप इसको नाम दे दो एंटी एरोमेटिक। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये वो मिस्टेक पॉइंट है। हम लोग, ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं। हमारे दिमाग में मेंटालिटी कैसी लगी रहती है? एक बॉन्ड का मतलब 3, एक बेंजीन रिंग का मतलब 3 डबल बॉन्ड।
तो अगर 2 बेंजीन रिंग दिख रही है तो इसका मतलब जरूर वहां पे डबल बॉन्ड की संख्या कितनी रही होगी, 6। ऐसा नहीं होता, याद रखो मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि ये वाला जो आपका बॉन्ड होता है ना, ये वाला, ये बॉन्ड कॉमन होता है दोनों रिंग में। सो इनडायरेक्टली इस पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 5 डबल बॉन्ड है, और 5 डबल बॉन्ड का मतलब होता है 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि हाँ वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। जब आप हक्कल रूल में n की वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो देखो बराबर 10 आता है। अब क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, सो देयरफॉर इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये गलतियां हैं जो आप लोग करते हो, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। जितने क्वेश्चंस देखो मैं करवा सकती हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन कराने की नीड नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस करके आपको टॉपिक समझ में आ जाता है। 50, 60, 70, 80, 90 सवाल करके कोई सेंस नहीं बैठता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ देखते हैं, मान लेते हैं आपको मैंने ये ट्रायंगल बना के दिया है, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे मैंने निगेटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मान लेते हैं मैंने यहाँ पे आप लोगों का एक रिंग क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने कोई आपका निगेटिव चार्ज नहीं लगाया। फिर मैंने एक रिंग क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। फिर मैंने एक और रिंग क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, आप लोगों का एम्प्टी ऑर्बिटल। ये जो है वो मेरा क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सभी के सभी साइक्लिक हैं? बिल्कुल, ये सभी के सभी लोग जो हैं ये साइक्लिक हैं, लेकिन क्या ये सभी के सभी प्लेनर हैं? तुम चेक करो। तो हाँ, ये सभी के सभी प्लेनर हैं। प्लेनर के लिए कंडीशंस क्या होती हैं बोलो? प्लेनर के लिए कंडीशंस क्या होती हैं? हर कार्बन एटम आपका sp2 होना चाहिए। तो तुम अगर देखोगे तो ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, ये कार्बन भी sp2, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन है, परंतु ठीक है यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। मैं मानती हूं कि ये वाला कार्बन आपका sp2 है, ये वाला कार्बन आपका sp2 है, परंतु ये वाला कार्बन आपका क्या हो चुका है, sp3। और अगर ये वाला आपका sp3 हो गया है, इसका मतलब जो हमारा नियम था, कौन सा वाला नियम बोलो, कि रिंग होनी चाहिए, रिंग के अलावा हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये नियम तो यहाँ फॉलो हो ही नहीं रहा है। हक्कल रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तो बात की टेंशन। यहाँ तो S1 और S2 में से एक कंडीशन ही फ्लॉप हो गई। तो ऐसे में अगर एक भी कार्बन एटम sp3 आ जाए तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन एरोमेटिक। वहां पे तो गिनती भी नहीं करते कि उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, बट वहां पे हम लोग तुरंत क्या कर देते हैं, उसको घोषणा पत्र जाहिर कर देते हैं कि भैया तुम कौन हो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आगे जाते हैं। ये पहले वाले केस में आओ। पहला वाला केस आप ये मान के चलो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला केस है, क्योंकि वहां पे आपको जैसे ही निगेटिव चार्ज दिखता है, तो निगेटिव चार्ज देखते बराबर, एक मिनट, हेलो, हाँ ठीक है। तो आपको भी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर किसी केस में होता है ना, तो इसी केस में होता है ये ऊपर का निगेटिव चार्ज। अब मैक्सिमम में से, मतलब हम में से ज्यादातर लोग उसको क्या रखते हैं, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मतलब वहां पे जरूर आप लोगों का क्या है बताओ, वहां पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे। अगर वहां पे 2-2 हाइड्रोजन होंगे, इसका मतलब वो वाला जो आप लोगों का क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो देखो यहाँ पे कैसा रहता है, हाइड्रोजन तो एक ही रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक ही रहता है, नो डाउट। अब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, तो ऐसी उनके अंदर फीलिंग आती है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है। बट ध्यान रखना, निगेटिव चार्ज आप लोगों का sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। हम लोग ये जो लोन पेयर होता है ना, इसको हम काउंट नहीं करते, वी डोंट काउंट। अब तुम्हें लगेगा कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, उस केमिकल बॉन्डिंग में तो आप हमेशा लोन पेयर को काउंट करते थे, इस बार आप लोन पेयर को क्यों काउंट नहीं कर रहे हो? तो ऐसा क्यों किया तुमने? तो देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, हम लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में तभी काउंट करते हैं
जब वो लोन पेयर उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर मौजूद होता है, मतलब अवेलेबल होता है, ठीक है। वो अगर लोन पेयर या वो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर उस पर्टिकुलर एटम पे अवेलेबल है थ्रू आउट, हमेशा के लिए, ठीक है, तो आप उस लोन पेयर को इंक्लूड करते हो किस पर्पस के लिए, कि हाँ करके ये जो पर्टिकुलर आप लोगों का लोन पेयर है ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। लेकिन अगर वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, अगर वो लोन पेयर किस में है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो रहा है बताओ? लोन पेयर अगर आप लोगों का कॉन्जुगेशन में है का मतलब क्या है? कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है? जिसकी वजह से रेजोनेंस हो रही है। तो रेजोनेंस वाले लोन पेयर्स को कभी भी हम लोग क्या नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। और अगर मैं लोन पेयर वाले को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करूंगी तो बेसिकली यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, एक नीचे, इधर नीचे और एक ऊपर, टोटल 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये गलती होने वाला पॉइंट है कि हम में से मैक्सिमम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि नेगेटिव चार्ज यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब वो हो जाना चाहिए नॉन एरोमेटिक, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी आपको जो पहला और जो तीसरा स्ट्रक्चर दिया है, इसमें अगर कोई तुमसे ये पूछे क्या ये पहले और तीसरे वाले लोग साइक्लिक हैं, तो तुम बोलोगे बिल्कुल साइक्लिक है। क्या पहला और तीसरे वाले लोग प्लेनर हैं? हाँ, उनका हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या पहला और क्या तीसरा वाला आप लोगों का क्या कहते हैं उसको, रिंग है? तो बिल्कुल रिंग भी है। अच्छा, अब उसके अलावा इनमें आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, एक डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है? 2। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ओवरऑल इस बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे? 2। तो ऑब्वियस है कि ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये जरूर क्या रहेगा आप लोगों का एरोमेटिक सिस्टम। अच्छा, इधर फर्स्ट वाले पे आ जाओ। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर में वो जो लोन पेयर है उसकी वजह से 2, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 का मल्टीपल आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पे 4 का मल्टीपल आ रहा है तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि ये चीज क्या है आप लोगों की एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ए कौन है आपका? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे। बस एक ही पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, कि निगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से कभी भी आपका जो कार्बन एटम होता है, वो कार्बन एटम आप लोगों का कभी भी क्या नहीं होता? बोलो क्या नहीं होता? वो कभी भी आप लोगों का आपका sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये 2 सिस्टम मैंने तुमको दिए, तुम्हें पहचानना है कि कौन क्या है। सबसे, एक मिनट, ठीक है, सबसे पहली चीज तुमको एक बात याद रखनी है हमेशा के लिए, कि आपको यही चेक करना है। क्या चेक करना है बताओ? कि एक रिंग है कि नहीं। वो ऑब्वियस है, रिंग तो हम लोगों को दिख ही रही है वहां पर। अच्छा, उसके बाद हमको ये चेक करना है क्या वहां पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या। तो बिल्कुल वहां पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। तो आप चेक करो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या। तो देखो, ये हो गया आप लोगों का डबल, सिंगल, पॉजिटिव, फिर उसके बाद सिंगल, फिर पॉजिटिव, और फिर सिंगल, और फिर डबल। एक्सटेंडेड मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? तो हाँ, पूरे रिंग में तो कॉन्जुगेशन हमको दिख ही रही है, एकदम दिख रही है, अपनी आंखों से दिख रही है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आप वो कंसेप्ट जो है लगा सकते हो एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी का। प्लेनर तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि हर कार्बन इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 चीजें देखनी है, पूरी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, उसके अलावा वहां पे क्या कहते हैं आपकी प्लेनैरिटी होनी चाहिए, यानी कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। अब यहाँ पे काउंट करो कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, और अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड है इसका मतलब ये कि वहां पे एक ही पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। पॉजिटिव चार्ज को तो देखो हम लोग वैसे भी कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं करते। तो ओवरऑल इस बेचारे के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर इस बेचारे के पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम लोग किस में काउंट करेंगे? आप लोगों के एरोमेटिक कंपाउंड्स में काउंट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम आप लोगों का कैसा है? एरोमेटिक है। अगर मैं बाजू वाले सिस्टम की बात करूं तो बाजू वाला जो सिस्टम है उसमें आपको रिंग मिल रही है, बिल्कुल रिंग मिल रही है। क्या बाजू वाले सिस्टम का हर कार्बन चेक करो sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज है।
क्या वहाँ पे आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रही है? हाँ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। देखो, डबल सिंगल, है ना, कंप्लीट है रिंग में, कहीं भी ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे कॉन्जुगेशन में ब्रेक आ रहा है। तो ऐसे में बस हम यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही तुम देखोगे तो देखो कितना हो जाएगा, बताओ। आपको टोटल यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड का मतलब बताओ कितना हो जाता है। यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस चीज को फॉलो करते हैं? एंटी एरोमेटिक को। ठीक है, बस इसी तरीके से तुम्हें गिनतियां करती जानी है और उस चीज को डिसाइड करना है कि वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा या फिर वो नॉन एरोमेटिक होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने फॉर एग्जांपल तुमको ये दे दिया, अब इसमें तुमको बोला जाए कि बताओ कि ये पर्टिकुलर सिस्टम आप लोगों का क्या है, ये पर्टिकुलर सिस्टम आप लोगों का क्या है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिस्टम आपका क्या है। तो रिंग तो तुमको दिख रही है। अब तुम लोग क्या करते हो, बहुत ही स्पीड में यहाँ पे तपाक से आंसर दे देते हो कि इसमें क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब इसको आपने नाम देना चाहिए एंटी एरोमेटिक। ये होती है आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिनने हैं कि यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये तुमको नहीं गिनना है। तुम्हें सबसे पहले उसकी जो टॉप कंडीशंस होती हैं, उन टॉप कंडीशंस को तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कि ये टॉप कंडीशंस वहाँ पे फॉलो हो रही हैं क्या। क्या आपको यहाँ पे रिंग दिख रही है? बिल्कुल रिंग दिख रही है। ठीक है, क्या यहाँ पे हर कार्बन आप लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज है क्या? आपको ये देखना है। तो देखो, ये वाला आपका क्या है? sp2 है। ये वाला क्या है? आपका sp2 है। बट ये वाला कार्बन आपका sp3 है, इवन ये वाला कार्बन भी आपका sp3 है। सो इन दैट केस यहाँ पे सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड आप लोगों के रूल को तो फॉलो ही नहीं कर रहा। तो आगे एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक जैसी चीज़ों को देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इवन इसमें अगर तुम ये देखोगे, नॉट ऑल आर sp2, ठीक है, ठीक है, ओके, नॉट ऑल आर sp2। तो ऐसे केस में यहाँ पे एक नियम और बनता है। वो एक नियम आपका ये देख लो कि यहाँ पे आपकी कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। कैसे कंप्लीट नहीं है? देखो, डबल, सिंगल और सिंगल, फिर ये तो गलत हो गया। तो इस कॉन्जुगेशन के मामले में भी ये क्या हो चुका है? ढीला पड़ चुका है। तो इस तरीके से ना तो ये एरोमेटिक के अंतर्गत आ रहा है, ना ही ये आपके नॉन एरोमेटिक के अंतर्गत आ रहा है, सॉरी एंटी एरोमेटिक के। ये क्योंकि बेसिक नियम को ही फॉलो नहीं कर रहा है। 4n या 4n+2 को तो भूल जाओ, ये तो बेसिक नियम ही फॉलो नहीं कर रहा। सो देयरफॉर दिस कंपाउंड आर टर्म्ड एज आप लोगों के नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो कभी भी रिंग देखते बराबर उसमें डायरेक्टली पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर कॉन्जुगेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं ये काउंट करने के लिए मत भाग जाना। सबसे पहले ये देखना वहाँ पे थ्रू आउट द कॉन्जुगेशन हो रहा है कि वहाँ पे थ्रू आउट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर थ्रू आउट कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो ही क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है और तुमने डायरेक्ट देखो इस तरीके की मिस्टेक कर दी है, तो ये यहाँ पे तुम लोग देखो मर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग क्या हो जाओगे? मर जाओगे फिर। तो ये वाली चीज़ तुम लोगों का मिस्टेक पॉइंट है, ये तुम लोगों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वही पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। अच्छा, अब इसी में मैं तुम्हें एक और बहुत ही बढ़िया एक एक्सेप्शन बताती हूँ। वैसे वो एक्सेप्शन नहीं है, बट एक्चुअल में कैसा है, मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा, आप बल्कि ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप क्या नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में ना एक जगह हम लोगों की गाड़ी कैसा है? अटक जाती है। जैसे कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल है ये वाला एक सिस्टम दिया हुआ है। देखो, ये आप लोगों को ऐसी रिंग दी हुई है, यहाँ पर ये आपको रिंग है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा, ये आपको रिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आपको ये पाई बॉन्ड बना दिए। तुम्हें सबसे पहले पूछा गया क्या ये रिंग है? तुमने जवाब दिया हाँ ये एक रिंग है। तुमसे पूछा गया क्या यहाँ पे आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रही है? तो तुमने मुझे जवाब दिया हाँ यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन मिल रही है। क्यों मिल रही है? चेक करो। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो तुम तो इसको देखकर ही खुश हो गए। फिर तुमने बोला मैडम क्या यहाँ पे हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है? तुम निकाल के देख लेना, यहाँ का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। क्योंकि देखो, ये वाला जो कार्बन है ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब यहाँ पे चौथा बॉन्ड किसका होगा? हाइड्रोजन का। तो हर कार्बन अगर तुम चेक करोगे तो वो sp2 हाइब्रिडाइज भी है।
तो अच्छा, फिर तुम यहाँ पे काउंट करोगे कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 4 आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 4 आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि आपको 4 का मल्टीपल दिखेगा। तो हमसे मिस्टेक क्या हो जाती है, हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं एंटी एरोमेटिक। याद रखना ये मेरा मिस्टेक पॉइंट है, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग आती है कि अरे यार ये तो रिंग भी है, इसमें तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, ये तो sp2 भी है, ये तो 4 मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम भी है ना। तो हम लोग यहाँ पे तुरंत बोल देते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। बट ये सिस्टम हम लोगों का एंटी एरोमेटिक नहीं है, इस सिस्टम को हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। यहाँ ये बात याद रखनी है, ये पर्टिकुलर जो तुमको सिस्टम बना के दिया गया है, ये सिस्टम आप लोगों का कौन है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम में काउंट होता है। अब बात आती है कि ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम में क्यों काउंट होता है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है। जब सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आखिर इसको आपने क्यों नॉन एरोमेटिक के अंतर्गत में इसको ठूस दिया। तो देखो, रिंग का साइज बढ़ रहा है, रिंग का साइज बढ़ने से रिंग थोड़ी सी बेचारी क्या हो जाती है, आपकी अनस्टेबल हो जाती है। तो होता ऐसा क्या है कि इसकी जो ज्योमेट्री है, इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इसकी जो रहती है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि सारे कार्बन तो यार sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इन सबका प्लेनर होना चाहिए ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट बेसिकली यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री आप लोगों की कैसी होती है, नॉन प्लेनर होती है, ठीक है। और नॉन प्लेनर अगर हो गई मतलब वो तो इस कंडीशन पे फेल हो गया, और अगर वो इस कंडीशन पे फेल हो गया है तो इट मीन्स दैट फिर आप उसको नॉन एरोमेटिक नहीं कह सकते, फिर इसके लिए आप उसको क्या कहते हो, नॉन एरोमेटिक कहते हो। तो रियलिटी में ये जो आपका साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। तो ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन आप लोगों का भले ही 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले नियम को भले ही ये फॉलो करता है, बट बेचारा स्टिल आप लोगों का क्या है, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और रियलिटी में इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके का ऑक्टेन की शेप का नहीं होता है। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो टब लाइक होता है, टब, बाथ टब, ठीक है, टब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक टब लाइक स्ट्रक्चर है। मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि सल्फर का स्ट्रक्चर क्राउन लाइक होता है, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर वो एक काइट शेप का होता है, तो वैसे ही यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, टब के जैसा होता है। ये ऐसा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा, ये देखो ये ऐसा। अब तुम खुद सोचो, क्या तुमको ये चीज़ें तुमको क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर दिख रहा है, कतई नहीं, ये तो बिल्कुल भी प्लेनर नहीं है, राइट, ये तो बिल्कुल भी प्लेनर नहीं है। ये जो 4 एटम्स होते हैं ना, ये जो 4 एटम ये एक प्लेन में लाइक करते हैं, बट बाकी के ये जो 2 एटम्स हैं ये उसके साइड से ऊपर निकले हुए रहते हैं, और इसके भी 2 एटम्स इसके साइड से कहाँ निकले हुए होते हैं, ऊपर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो ये आप लोगों का टब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये कैसा है, एक नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है इसका मतलब इसने तो स्टार्टिंग की कंडीशंस को ही रूल आउट कर दिया, इसीलिए बेचारा आप लोगों का क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो आपके पास एक ये सिस्टम दिया है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। अब तुमको पता लगाना है कि इसमें ये कौन है, ये क्या है, बराबर। अच्छा, तो ये चीज़ देखो क्या हो जाएगी आप लोगों की, किस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे। सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि यहाँ पर आपका हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है क्या। तो यहाँ पे अगेन सबसे बड़ी मिस्टेक पॉइंट, एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि निगेटिव चार्ज है तो वो sp3 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, बट नो, दैट इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। और जब कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करता है, तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करने की वजह से उसका वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किए जाते। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बराबर, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। देखो, डबल, सिंगल, उसके बाद निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के बाद सिंगल, फिर निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज के बाद फिर सिंगल, और सिंगल के बाद फिर से डबल। तो यानी कि हाँ, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो है। क्या हर कार्बन sp2 है, बिल्कुल। क्या ये एक रिंग है, बिल्कुल।
क्या यहाँ पे आपने पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो गिने? नहीं। गिनो तो देखो, डबल बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, एक निगेटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे निगेटिव की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल कितने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। और अगर यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है बताओ? ये सेटिस्फाई कर रहा है आप लोगों के हकल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये हकल्स रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड आप लोगों का क्या होगा? ये आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक। अब इसमें फिलहाल मैं तुम्हें कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम लोगों को कैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताने वाली हूँ। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वर्ड है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले तो जो यूजुअली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। ये तो तुम भी जानते हो कि यूजुअली जितने भी आप लोगों के पास कार्बन होते हैं वो आपके किससे बने हुए होते हैं? आपके किससे बने हुए होते हैं? आप लोगों के कार्बन हाइड्रोजन से। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेट्रोसाइक्लिक, तो वहाँ पे बिसाइड कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा वहाँ पे तुम लोगों को और क्या दिखेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिल सकता है, फास्फोरस मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, कोई हेलोजन मिल सकता है। ऐसे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं अदर देन आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उस पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड को तुम क्या कहोगे? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहोगे। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में हम लोगों को एरोमेटिसिटी कैसे चेक करनी है? बहुत ही सिंपल सा रूल है। उसके लिए जो सबसे पहला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मैं तुम्हारे सामने लेकर आ रही हूँ वो ये रहा। ठीक है, ये आप लोगों को बनाकर दिया है। अब सबसे पहले, क्या ये एक रिंग है? बिल्कुल हाँ, ये एक रिंग है, अच्छी खासी हट्टी कट्टी रिंग है। क्या इसका हर कार्बन या इसका हर एटम, नॉट कार्बन, इसका हर एटम क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या? तो देखो, तुम अगर sp2 हाइब्रिडाइज के चक्कर में गए तो तुमको ये तो sp2 मिल रहा है, तुम्हें ये भी sp2 मिल रहा है, तुम्हें ये भी sp2 मिल रहा है, तुम्हें ये भी sp2 मिल रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ऑक्सीजन sp3 है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो टोटल हो गया sp3, है ना? हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सीखे हैं। तो अब मुझे बताओ, क्या ये सही में sp3 है? नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से ये जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? आपके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, सो वो इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या नहीं करते हो? काउंट नहीं करते हो। तो इसका मतलब बेसिकली उस ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर रखा है, उसके बाद 2 लोन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल, सिंगल के बाद ये लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन कर रहा है, फिर सिंगल। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो क्या कॉन्जुगेशन पूरी साइक्लिक कंप्लीट हो पाती? नहीं हो पाती। ये लोन पेयर की वजह से कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रही है। इसका मतलब ये लोन पेयर आपका काउंट नहीं होगा। किस पर्पस के लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये भी आपका sp2 ही है। बस अब यहाँ पे तुम इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, तो 2 डबल बॉन्ड, यानी कि दोनों की वजह से 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक लोन पेयर, उसकी वजह से भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। और इसीलिए हमारा जो सिस्टम होगा वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा? एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, हमारे सिस्टम क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। सिमिलरली अगर बाजू वाले कंपाउंड में भी मैं आ जाऊं, तो आप यहाँ पे पहले देखो, क्या रिंग है? बिल्कुल रिंग है। क्या यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रही है क्या? चेक इट आउट। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन, क्या यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, क्या ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है जैसे कि ऑक्सीजन वाले ने किया था? तो डज नॉट पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये आप लोगों के कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है।
उसके बिना ही आप लोगों के जो ऑल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल थे उन्होंने कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन कर ली है। इस बार ज़रूरत ही नहीं है, और क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है इसीलिए इसको हम लोग काउंट करते हैं। किस पर्पज़ के लिए काउंट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करते हैं। तो नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? नाइट्रोजन ने 2 सिग्मा बनाए हैं और उसके पास एक लोन पेयर है। सो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। और बाकियों की तो sp2 होनी चाहिए। और अगर कोई पूछेगा यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 3 आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। याद रखना, नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर है उस लोन पेयर को मैंने काउंट नहीं किया। क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि जितने भी लोन पेयर दिख रहे हैं उनको उठाकर काउंट कर दो, ठीक है। हमारा मोटिव वो है कि जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ उस लोन पेयर को आप काउंट करोगे। तो वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ दिस सिस्टम विल बी नोन एज आप लोगों का विच सिस्टम? एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम आप लोगों का क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। तो इस तरीके से तुम कैलकुलेशंस कर सकते हो एरोमेटिक की, नॉन एरोमेटिक की, जो कि बहुत ही आसान है। इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। बस अब एक टॉपिक हम लोग और सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस डिस्कशन को अभी यहाँ पर क्लोज करेंगे। वो है आप लोगों का एन्युलिन। अच्छा, अब ये एन्युलिन्स क्या होते हैं? पहले तो एन्युलिन्स का बेसिक मतलब समझ लेते हैं। एन्युलिन्स में आपको सबसे पहले तो आपको रिंग दिखेगी, ठीक है। एन्युलिन्स में सबसे पहले आपको रिंग दिखेगी। उस रिंग में आपको हर अल्टरनेट पोजीशन पर आपको क्या दिखेगा? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसके अलावा वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे। जैसे ऊपर वाले केस में नाइट्रोजन आ गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एन्युलिन्स को हम लोग जनरल तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन्युलिन्स जो होते हैं, इन एन्युलिन्स की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, इनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। एक स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ रहता है और उस नंबर के बाजू में यहाँ पे क्या लिखा रहता है? एन्युलिन। अब ये नंबर किस चीज़ को इंडिकेट करता है? यहाँ पे ये जो भी नंबर है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कितने कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग, उस रिंग में कितने कार्बन एटम्स होने वाले हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तुमको किसी ने ये कहा कि आपको बनाना है 8 एन्युलिन। 8 एन्युलिन हमने अभी अभी ऊपर ही बनाई थी। कहाँ पे? ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, याद आ रहा है? ये हम लोगों ने टब शेप बनाया था। बस तुम देखो, इस टब शेप में आपको 8 कार्बन दिख रहे हैं और हर ऑब्वियसली कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, जिसे मुझे शो करने की नीड नहीं है। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल दिख रहा है ना। अच्छा, अब बताओ, क्या यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको बनानी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। बट जैसे कि अभी हमारा ऊपर डिस्कशन हुआ है, ये चीज़ में भले ही 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज़ भले ही ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये फिर भी क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। ऊपर ऑलरेडी ये समझाया जा चुका है कि ऐसा क्यों, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, अब बात आती है 10 एनुलिन की। तो 10 एनुलिन में क्या करना है? आपको रिंग बनानी है। टोटल कितने कार्बन की? 10। अब देखो 10 कार्बन की रिंग बनती कैसे है? एक आप ऐसी रिंग बनाते हो, ये ऐसी, ये ऐसी, ये देखो चेक करो 10 कार्बन है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो? अच्छा, अब इसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल दे दो। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, दिख रहा है? ओके, पहले तो आप ये पता लगाओ कि क्या ये चीज़ साइक्लिक है। तो देखो बिल्कुल साइक्लिक है, क्लोज स्ट्रक्चर है। क्या इसका हर कार्बन एटम sp2 है? बिल्कुल sp2 है। क्या ये चीज़ में आपको कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है? बिल्कुल इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन दिख रहा है। बट अगेन ये टब के जैसे, जस्ट लाइक टब लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक अबोव, एक मिनट, जस्ट लाइक अबोव वन, ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे, इट इज ऑल्सो नॉन प्लेनर। ये भी आप लोगों का क्या है? नॉन प्लेनर है। अब अगर ये नॉन प्लेनर है तो तुम समझ जाओ
कि जो चीज़ें उस स्टार्टिंग की ही कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक। एक स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों को याद नहीं रखता है और वो टोटल यहाँ पे क्या गिनना शुरू कर देता है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो ये देखता है कि यहाँ पे तो टोटल 5 डबल बॉन्ड है, 5 डबल बॉन्ड यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन उसकी नज़र में क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट की नज़र में क्या होते हैं, एरोमेटिक। तो उसे लगता है कि ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, बट ये रॉन्ग है, ये एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स को गिनने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्जुगेशन नॉन प्लिनैरिटी ही आपको मतलब मिल जा रही। तो आप कैसे बोलोगे कि यार ये पर्टिकुलर सिस्टम आपका एरोमेटिक है, राइट। अच्छा, बस ये 2 ही एक्सेप्शन है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कल को किसी ने तुमको पूछा कि आपको बनाने का है 10 एनुलीन, तो स्ट्रक्चर तक मत बनाना तुम। ठीक है, अगर किसी ने तुमसे कहा कि जाओ जाके 10 एनुलीन को ड्रॉ करो और 10 एनुलीन को ड्रॉ करने के बाद ये कमेंट करके बताओ कि 10 एनुलीन जो रहेगी आप लोगों की एरोमेटिक रहेगी कि एंटी एरोमेटिक रहेगी, उसने तुमको लेट से ये पूछ लिया, तो वहाँ पे आप मत ड्रॉ करना, बिल्कुल ड्रॉ मत करना। वहाँ पे ये जो सामने में वर्ड लिखा होगा ना 12, ये जो यहाँ पे सामने में जो वर्ड लिखा है, ये जो सामने में वर्ड लिखा होगा 12, ये जो वर्ड होगा 12, इसी 12 वर्ड को आप क्या अज्यूम कर लेना, अपने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम कर लेना। ठीक है, इसके आगे आने वालों में भी चलेगा। जैसे अगर मान लेते तुमको कहीं लिख के किसी ने दे दिया 14 एनुलीन, तो 14 एनुलीन के आगे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा, वो प्लेनर ही होगा। और यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसके नंबर, इसी नंबर को अपना क्या कर लेना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स अज्यूम कर लेना है। और अगर किसी के पाई इलेक्ट्रॉन्स 12 है, मतलब वो 4 का मल्टीपल है। अगर 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो खुद कौन है, एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ पे ये कौन चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी एरोमेटिक। समझ रहे हो। तो ये था आपका एक प्रवचन। अच्छा, इसके अलावा एक और हम लोग आ जाते हैं, हम लोग बातचीत कर लेते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन की। अब देखो, ऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है ये तो तुमको पता है, C6H6। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन मैं किसको कहती हूँ, तो अगर मैं कार्बन को हटाकर वहाँ पे बोरॉन इंट्रोड्यूस कर दूँ तो बेसिकली B6H6 इज नोन एज आप लोगों का इनऑर्गेनिक बेंजीन। और आपका जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर भी लगभग आपकी जो नॉर्मल बेंजीन होती है उसी के जैसा ही दिखता है। ठीक है, ये ऐसा ही दिखता है, ये देखो ये ऐसा दिखता है। और इसकी हर पोजीशन पे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन एटम देखने को मिलता है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये चेक करो क्या ये सिस्टम साइक्लिक है क्या। हाँ, तो ये एक सिस्टम साइक्लिक है। दूसरा पॉइंट आप ये चेक करो क्या इसमें हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। हर बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। तो देखो, मैंने कभी इनऑर्गेनिक बेंजीन को देखा नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली वो प्लेनर है कि चेयर है कि टब है कि काइट है, क्या है वो हमने नहीं देखा। बट मान के चलो अगर कोई चीज़ आपके नोट्स में लिखा के नहीं मिल रही है और अगर आपको जी के फैक्ट उसके बारे में नहीं पता है तो आप उसको प्लेनर मानोगे। तो वैसे इनऑर्गेनिक बेंजीन आप लोगों की क्या होती है, प्लेनर होती है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करने हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं। तो यहाँ पे आपको 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी कि 3 डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब ये जो आपका पर्टिकुलर सिस्टम है ये क्या कहलाएगा, आपका एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। समझ लो, ये सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हो कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। कुछ क्वेश्चंस इस पे और देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं ये कंफ्यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा, दूसरा वाला ये इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और बना लेते हैं तीसरा, ये आप लोगों की रिंग, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे एक और नाइट्रोजन और यहाँ पे ये, यहाँ पे इस तरीके से आपको पोजीशंस दिए। नाइट्रोजन पे देखो लोन पेयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कभी ड्रॉ करके नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो सारी की सारे क्वेश्चन रिंग वाले हैं, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अच्छा, अब इसमें अगेन वही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि ये ऑक्सीजन sp3 होना चाहिए, ये ऑक्सीजन पे क्योंकि 2-2 लोन पेयर है तो ये sp3 होना चाहिए। बट मैं अगेन बता दूं, उन 2 लोन पेयर में से
एक लोन पेयर आप लोगों का किस में पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है, किस में इन्वॉल्व होता है, कॉन्जुगेशन में। क्योंकि अगर वो लोन पेयर नहीं होता तो आपकी कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे पॉसिबल है, चेक कर लो। डबल सिंगल निगेटिव, सिंगल डबल सिंगल। इमेजिन करो ऑक्सीजन पे लोन पेयर नहीं है तो क्या वो कभी ऑक्सीजन कंप्लीट कॉन्जुगेशन को आगे जाने देगा, कॉन्जुगेशन वहीं रुक जाएगी। तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर इन्वॉल्व है कॉन्जुगेशन में, देयरफॉर नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। आप उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हो। याद रखना, अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है तो उसके इन्वॉल्व होने की वजह से आप कभी भी उसको किस में काउंट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी sp2 होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी sp2 होगा और ये वाला ऑक्सीजन भी sp2 होगा। ठीक है, हर कंपाउंड में चेक करो कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन मिल रही है क्या। देखो सिंगल डबल सिंगल, सिंगल के बाद ये लोन पेयर इन्होंने कॉन्जुगेशन में गए, लोन पेयर सिंगल। अब बोरॉन, बोरॉन पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, बट पूरी दुनिया जानती है कि बोरॉन के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स, और वैकेंट ऑर्बिटल्स भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर सिंगल, फिर उसके बाद लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल। तो समझ रहे हो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिल रही है। अब आपको बस क्या करना है, शांति तरीके से ये गिन लेना है कि कितने कितने आपके पास वहां पर इलेक्ट्रॉन्स है पाए वाले। तो देखो यहाँ पे ये एक डबल, इस डबल की वजह से दो, इस एक लोन पेयर की वजह से दो, इस वाले एक और लोन पेयर की वजह से दो। क्या वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, और इस तरीके से टोटल यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये सिस्टम हम लोगों का कैसा सिस्टम कहलाएगा, आप लोगों का एरोमेटिक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली बाजू में भी बताओ कितने आपके पास आ जाएंगे। तो अगर मैं इस सिस्टम को काउंट करूँ, ये आपके, तो देखो इसकी वजह से 2, अरे यार इसकी वजह से 2, इस निगेटिव की वजह से 2, इस वाले की वजह से 2 और इस वाले की वजह से 2। टोटल यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, 8। 8 यानी कि मल्टीपल ऑफ 4। और अगर मल्टीपल ऑफ 4 की अगर मैं बात करूँ तो फिर ये सिस्टम आप लोगों का क्या कहलाने लगेगा, एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। समझ गए। अच्छा, अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्या नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर आपके रेजोनेंस में यानी कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, या फिर ये वाले नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या। ये देखो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ये वाले जो लोन पेयर्स हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। डोंट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेजोनेंस से पार्ट कर रहे हैं कि रेजोनेंस से पार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम ये चेक करो, उनके बिना भी तो कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन मिल रही है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। समझ गए, आपको जरूरत ही नहीं है उनकी, तो ये रेजोनेंस से पार्ट नहीं कर रहे। देयरफॉर अगर वो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आप उन लोन पेयर्स को हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप वो नाइट्रोजन को यूज करोगे। तो इस हिसाब से ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन का, मतलब कितनी हाइब्रिडाइजेशन का होगा, sp2। ये वाला भी कितने का होगा, sp2। यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपका सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम आपका कैसा है, एरोमेटिक है। तो अगर कोई भी सिस्टम दिया जाए और तुमको अगर आइडेंटिफाई करना हो कि वो सिस्टम एरोमेटिक है या फिर वो आपका सिस्टम एंटी एरोमेटिक है या फिर वो आपका एरोमेटिक है, तो बहुत ही ध्यान रखो, सिंपल से नियम होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से। अच्छा, अब इन सिंपल से नियमों का एक हमेशा ध्यान रखना कि एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है। मैंने ऊपर स्पेस छोड़ी थी, वहाँ मैं लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने रूल्स के बारे में बात किया था। अच्छा, तो रूल्स में एक पॉइंट में और लिख देती हूँ कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स का मतलब बोरॉन जैसे लोगों के पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी तरफ से 0 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये आपको एक रूल याद रखना है। उसके अलावा आपको एक और बातचीत याद रखनी है, वो एक बात ये याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं, आप लोगों के एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब अगर किसी कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन इस तरीके से हो रही है कि उस कॉन्जुगेशन की वजह से वो पर्टिकुलर सिस्टम एरोमेटिक बन चुका है, तो वह हाईली स्टेबल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा।
क्या होगा, वो आप लोगों का सबसे स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, अब बच कितने गए, अब आप लोगों के पास टोटल कितने बच गए, 2 बच गए। तो अब जो आप लोगों के पास 2 बच गए, और बचे हुए 2 में किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो एरोमेटिक के बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं दैट आर आप लोगों का एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वाले उससे थोड़े कम स्टेबल होते हैं, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होते हैं वो होते हैं आपके नॉन कह दिया मैंने, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आप लोगों के सबसे क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड्स में गिने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर कोई लोन पेयर आप लोगों का रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे में वो वाला लोन पेयर हम लोग काउंट नहीं करते, नॉट काउंटेड फॉर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशंस के लिए उसको काउंट नहीं करते, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा यानी कि अगर वो इन्वॉल्व नहीं हुआ तो काउंट कर लेंगे, अगर इन्वॉल्व हुआ तो हम लोग फिर उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें एक आपको जानकारी होनी चाहिए वो एनुलिन वाली, कि वो आप लोगों का टब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, और वो भी आप लोगों का क्या होता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। वो भी आप लोगों का क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से आप उस सिस्टम को क्या कहने लगते हो कि ये सिस्टम हम लोगों का क्या बन चुका है, कहने को इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहने को उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी वो पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों की क्या कहलाने लगती है, आप लोगों की क्या कहलाने लगती है, दैट इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। अच्छा, इसमें एक और बातचीत है जो मैं बताना आई थिंक भूल गई हूँ। नहीं, ठीक है, सब बताया है। मेरे को लगा कि मैंने शायद वो वाला बताना मैं भूल गई हूँ। क्या नाम था उसका, एनुलिन 10 का, नहीं वो भी तो तुमको बताया ही है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी, क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, अब एक बात याद रखना, अगर किसी रिएक्शन में आपका कंपाउंड एरोमेटिक था, मतलब रिएक्शन होने से पहले अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक था, और रिएक्शन होने के बाद अगर आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो रहा है, तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। कोई भी रिएक्शन तभी फिजिबल होती है जब उस तरफ जाने से स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अगर उस तरफ जाने से स्टेबिलिटी घट रही है तो वो रिएक्शन खुद को उस डायरेक्शन में कभी भी प्रोसीड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। ठीक है, आगे ये चीज़ हम लोग समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, बट ये आपको अभी कैसा है याद रखना है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो मैं बता देती हूँ, ये थोड़ा सा गलत होने वाला पॉइंट है, क्योंकि क्या गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक रिंग दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, उसके बाद यहाँ अगेन डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ से आपने इसको जोड़ दिया, और उसके बाद यहाँ पर, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, ओ नेगेटिव आ गया। कहाँ पे, ये ऊपर में। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको ओ नेगेटिव लिख कर देगा, हो सकता है डबल बॉन्ड ओ भी दे दे। सबसे पहला, क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव है। अच्छा, क्या यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रही है, बिल्कुल देखने को मिल रही है। कैसे, देखो, डबल सिंगल, ये वाला लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, और यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया अगेन सिंगल और फिर डबल। समझ रहे हो, तो रिंग में कंजुगेशन देखने को मिल रही है, कंप्लीट रिंग में, रिंग के बाहर नहीं जाने का। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके लिए क्या है, फालतू है, ये वाली चीज़ आपको फालतू टाइम पास के लिए दी है, वो तो रिंग के बाहर चला गया ना। तो रिंग के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रही है, हाँ हो रही है। क्या हर एटम रिंग का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, खत्म। अब आप चेक करो कि यहाँ पे टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, ध्यान से देखना, इस वाले की वजह से 2 का कंट्रीब्यूशन, इस वाले की वजह से 2 का कंट्रीब्यूशन, ये लोन पेयर की वजह से 2 का कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 6। अब यहाँ पे मिस्टेक पॉइंट सुनो, कई लोगों को आदत होती है कि ये ऊपर वाले ऑक्सीजन को भी 2 का कंट्रीब्यूशन बना के वो टोटल कंट्रीब्यूशन कर देते हैं 8। ये गलत है। अरे, हम लोगों को उन लोगों का कंट्रीब्यूशन लेना है जो रिंग में, जो लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के रिंग में
रेजोनेंस कर रहे हैं। ओ नेगेटिव रेजोनेंस में मतलब ओ नेगेटिव में भले ही नेगेटिव चार्ज है बट वो रिंग का पार्ट नहीं है, और क्योंकि वो रिंग का पार्ट नहीं है इसीलिए हम लोग उसको आपके कंट्रीब्यूशन में भी काउंट नहीं करेंगे, और उसको क्योंकि कंट्रीब्यूशन में हम लोग काउंट नहीं करेंगे सो इसीलिए सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक। तो याद रखना जो चीज़ रिंग का पार्ट नहीं है उसको लेने का ही नहीं, जो रिंग का पार्ट नहीं है उसको लेने का ही नहीं, ठीक है एकदम। और उसके अलावा एक नोट हमेशा याद रखोगे, हमने अभी तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट पढ़ लिए उन सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर इफेक्ट है वो है आपका एरोमेटिसिटी, उसके बाद रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, और उसके बाद आपका इंडक्टिव। यानी कि अगर मान लो एक सिस्टम है जिसके पास नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, बट मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, भले ही उसके नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो रहे बट उसने एरोमेटिसिटी अचीव कर ली, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किसके कंपेयर में, उसके कंपेयर में जिसके पास नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिसके पास क्या क्या है, नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। फिर पेपर में क्या होता है, क्वेश्चंस देखो इस तरीके के पूछे जाते हैं, आपको 3 मॉलिक्यूल दे देता है, उन मॉलिक्यूल को जैसे कह सकते हो आप, एक टॉपिक बना सकते हो, एक हेडिंग बना सकते हो कि हमने जो ये एरोमेटिसिटी पढ़ी, इस एरोमेटिसिटी वाले टॉपिक की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो देखो सबसे पहली एप्लीकेशन आ जाती है आप लोगों के पास क्या, कि आपको कंपेयर करने को कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। तुम्हें लगेगा कि हम लोग एरोमेटिसिटी की मदद से डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, बस एक इलस्ट्रेशन काफ़ी है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रिंग दी हुई है, ठीक है, इस रिंग में यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगेन आपको एक रिंग दी हुई है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगेन ऊपर में डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर ठीक है, फिर क्या हो जाएगी ये बताओ, ये वाली चीज़ आप लोगों की, ये अगेन मैंने एक रिंग बना दी। अच्छा, ये वाली रिंग मेरी इनकम्प्लीट रह गई, 2 मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। ये वाली रिंग हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया आपका ओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ मैं खा गई थी। अब तुम्हें बताना है कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आप क्या करो, पहले इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हो, आप ना पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर लो। अगर मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करूंगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तीनों ही केसेस में। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए तो ये चीज़ दिखने लगेगी ऊपर ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे दिखने लगेगा यहाँ पे ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे दिखने लगेगा आप लोगों का रिंग यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे ऊपर में ओ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ध्यान दो, आपको जो स्ट्रक्चर नंबर 1 दिया है, स्ट्रक्चर नंबर 1 में तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि ये आप लोगों का नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है उसके ऊपर में, जैसे मैंने अभी बताया था, ये जो ऊपर में ऑक्सीजन निकला रहता है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये टाइम पास के लिए है, उसको तो गिनना भी मत अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 में सिर्फ 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है एरोमेटिक। और जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है उसके बाद टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि वो कौन है, आप लोगों का एंटी एरोमेटिक। तो पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब तुम मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल स्पीशीज़ कौन सी है। तो स्टेबल में सबसे ज़्यादा 2 आएगा, उससे कम स्टेबल कौन होता है, उससे कम स्टेबल आप लोगों के पास कौन हो जाता है। अच्छा, मैंने ऑर्डर आई थिंक ना गलत लिखा दिया, 2 मिनट, चलो उसको बाद में देख लेंगे। नहीं नहीं रुको, उसको बाद में कहाँ देख लेंगे, 1 मिनट। एरो मैंने ऊपर ऑर्डर क्या लिखा दिया है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका एरोमेटिक रहेगा, वो तो एकदम श्योर चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद एंटी एरोमेटिक लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है, कहाँ गया, हाँ लिखवाया है, एंटी एरोमेटिक लिखवाया है। और उसके बाद फिर सबसे आखिरी में मैंने क्या लिखवाया है, नॉन एरोमेटिक लिखवाया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यार ये चीज़, ठीक है। मेरे को वही देखना था कि मैंने वो चीज़ सही लिखवाई है कि गलत लिखवाई है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से तुम अरेंज कर लो,
तो स्टेबिलिटी के हिसाब से आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाना है 3 के बाद आ जाना है आपका 1। ये हो गया हम लोगों का काम डन। ठीक है, ये काम हम लोगों का डन। अब बात आती है कि आप इसकी मदद से आप डाइपोल मोमेंट को कैसे मतलब लिखोगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सीधी बात है, डाइपोल मोमेंट का मतलब यही होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो तुम ये देखो कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपको कहाँ देखने को सबसे ज़्यादा मिल रहा है, डिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिल रहा है। तो हम लोग बेसिकली चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा है, चार्ज तो ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में ही क्रिएट हो रहा है, बट आपको ये देखना है इसका ऑर्डर सेट करते वक्त कि डिस्टेंस किसका ज़्यादा है किसका कम, ऐसा नहीं। आपको ये देखना है कि आपका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। आपका कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, याद रखना, वो वाला डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब इन सब में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, सेकंड नंबर का। क्यों सेकंड नंबर का कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है, क्योंकि वो एरोमेटिक है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है आप लोगों का एरोमेटिक है। ठीक है, बस बाकी तो तुम लोगों को फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, मतलब डाइपोल मोमेंट का पता है। इसके बाद जो एक सेकेंड एप्लीकेशन होती है जो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कि एसिडिक स्ट्रेंथ को और आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के काम आता है। जैसे कि मैंने अभी कहीं पर भी तुम लोगों को एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के एक भी क्वेश्चन नहीं करवाए, तो हम लोग कल की क्लास में ये एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ वाला काम करेंगे। बट एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के वक्त भी आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन, उसका क्या कहते हैं नॉन आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, अब उसके अलावा क्या और कोई एप्लीकेशंस होती है? अच्छा, तो इसमें अगेन वही एक घिसी पिटी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन है कि रिएक्टिविटी। याद करो, तुम्हें मैंने यही सेम एप्लीकेशन कार्बोकैटायन के दौरान भी सिखाई थी। ठीक है, कार्बोकैटायन के दौरान भी सिखाई थी कि एक कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड में से Cl को निकाल दो, Cl जहाँ से निकलेगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देना है ना, और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के बाद आप ये देखना कि आप लोगों का कौन सा वाला कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है, क्योंकि कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। बस, तो वही सेम एज कार्बोकैटायन वाली पूरी की पूरी थ्योरी तुम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, छापनी है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखना। रिएक्टिविटी, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी वो वाली चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आप लोगों की रिएक्टिव होगी। ठीक है, अब रिएक्टिविटी किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछी जा सकती है, तो फिलहाल अभी हम उसमें नहीं घुस रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे तुम डील करोगे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी वाली स्पीशीज आपकी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग रोकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए, इसमें कुछ गड़बड़ी मत करना। इसमें बस एक गड़बड़ी ना जो मुझे अभी भी लग रही है, मेरे को ऐसा जहाँ तक अंदाज़ा मेरा जा रहा है, मैंने आई थिंक ये ऑर्डर ना गलत लिख दिया है शायद से। ये ऑर्डर वाला जो पार्ट है ना, ये एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक वाला, ये मैंने गलत कर दिया है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से मेरे फीलिंग आ रही है। आई एम नॉट श्योर, ये वाली जो चीज़ है ना ये मेरे हिसाब से गलत हो गई है। एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें तो देखो कोई दो राह ही नहीं है। एंटी और नॉन इन दोनों के इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ घपला मार दिया है, चेक करना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, इसमें एक काम करो, ये ऑर्डर मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये आगे होगा, ये नॉन एरोमेटिक वाला आगे जाएगा और आपका एंटी एरोमेटिक वाला ना पीछे आएगा। इसको ठीक कर लेना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये वाली चीज़ का करेक्ट ऑर्डर, वैसे मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तुम लोगों को बता भी दूंगी, बट स्टिल याद रखोगे कि ये वाला जो ऑर्डर है यही होगा। पहले एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक के बाद सबसे आखिरी में जो चीज़ फॉलो होगी वो रहेगा आप लोगों का क्या, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये वाला तुमको ऑर्डर क्या करना है, याद रखना है। जो मैंने लिखवा के दिया है उसमें मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बट जो मैंने अभी अभी करेक्शन करके तुम्हें बताया उस वाली चीज़ को थोड़ा सा अपने खोपड़ी में याद रखने का। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर जो नीचे हमने क्वेश्चन किया था ना उसको भी चेंज कर लेना। उसमें मैंने आई थिंक ऑर्डर 2 3 1 लिख दिया था, उसको 2 1 3 कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर
तो बस फिर यहीं पे हम लोग ये वाली चीज़ अभी रोकते हैं और एरोमेटिसिटी ही आज का हमारा एम था क्वेश्चन में कैलकुलेट करना। इसमें मैंने कहीं पे भी एरोमेटिसिटी से रिलेटेड कोई रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवाए। वो फिलहाल अभी हमें जीओसी के वक्त उसकी नीड भी नहीं है, अगर नीड पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पे देखते बैठेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोगों का ये पार्ट खत्म होता है। कल हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी आप लोगों का व्हाट एसिडिटी एंड बेसिसिटी, कि इतने दिनों से जो टॉपिक रह जा रहा था वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। फिर इसे भी रोक